नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। 30 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 250 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 31। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 751 कहता है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद के स्थानीय समय को दिखाता है। मानक समय की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मानक समय क्या होता है? वह समय जिसे किसी देश का समय का निर्धारण किया जाता है। मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना होती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक समय है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। क्लियर? हमारा मानक समय यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वे राज्य कौन कौन हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक समय है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 752। K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है, किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। UPPCS 1990 और 2009 में पूछा गया सवाल है। K2 गार्डविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। K2 की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी के नाम से जाना जाता है, और किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? दापसांग के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? दापसांग के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। पीर पंजाल और धौलाधर की बात कर लिया जाए तो ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, और शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 753। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है दोस्तों जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये
गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। और यह गंगा में कहाँ पर मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। क्लियर? यमुना की सहायक नदियों की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चंबल, बेतवा और केन, ये 3 नदियां प्रमुख है जो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना खुद गंगा में मिल जाती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 754। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है? तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है दोस्तों, आपको यहां पर आंसर करना है किस कारण से होती है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत में दिसंबर से फरवरी तक इसकी अवधि है। दिसंबर से फरवरी तक इसकी अवधि है उत्तरी पूर्वी मानसून की, दिसंबर से लेकर फरवरी तक। और यह इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। ये पौने शीतकाल में किन भागों में उत्पन्न होती है? उत्तरी भागों में उत्पन्न होती है और उच्च दाब की स्थिति पैदा करती है, और यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। क्लियर? और तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 755 का आंसर कीजिए दोस्तों। कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन का पेड़ कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 600 मीटर से लेके 900 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। क्लियर? चलिए, अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 756। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? किस राज्य का सर्वाधिक भाग जो है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का सर्वाधिक भाग जो है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सिंचाई के कितने साधन हैं? कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। नलकूप, जो कुआं में नल लगा होता है उसे नलकूप कहा जाता है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा कुओं और नलकूप का आता है। क्लियर? नहरों का स्थान कितना है? नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होता है? 32%। जबकि तालाबों द्वारा कितना होता है? मात्र 6%। और शेष 5% जो है सिंचाई अन्य साधनों द्वारा किया जाता है। तालाब की बात कर लिया जाए तो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। इसके बाद किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। क्लियर? चलिए, अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 757, 757 कहता है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर कीजिएगा जरा। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टान की बात कर लिया जाए तो चट्टान किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? रॉक कहा जाता है, यानी चट्टान कहा जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे पूछ लिया जाए चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित मेटामॉर्फिक। खनिज कैसे बनते हैं? मौलिक चट्टानों के टूटने फूटने से खनिज बनते हैं,
और ये खनिज किन सेलों में पाया जाता है? अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 758। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 759। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, यानी लंबाई के आधार पर सबसे बड़ों को सबसे पहले रखना होगा। तो सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद ओडिशा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 760। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। तो भोटिया किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। टोडा कहाँ पर पाया जाता है? टोडा तमिलनाडु की जनजाति है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। सेंटिनल जनजाति अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलता है। और विरहोर झारखंड में देखने को मिलता है। तो आंसर इज द 3142। 3142 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भोटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनल अंडमान निकोबार में और विरहोर झारखंड में पाया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 761। नवीनतम जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? घट रही है, बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है या स्थिर हो गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है घट रही है। 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी? 17.5%। जबकि 2001 की जनगणना में वृद्धि कितनी हुई थी? 21.5%। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या क्या हो रही है दोस्तों? घट रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 762। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह विश्व का सबसे पुराना इंजन माना जाता है। इस इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1855 में हुआ था। क्लियर? और भाप से चलने वाला यह इंजन कई बार ट्रैक पर दौड़ चुका है। फेरी क्वीन की रफ्तार कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 763। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रीसरा में स्थापित की थी।
पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? 1855 में। कहाँ पर? कोलकाता के समीप रिसरा में स्थापित की गई थी। किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 764। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है? भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन है? अरावली, थार का मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान या छोटा नागपुर। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 765। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा देश है जो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चीन सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 766। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। और यूकेलिप्टस जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में काफी अधिक मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 767। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, केरल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 768। कोपिली किसकी सहायक नदी है? कोपिली किसकी सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपिली नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किन राज्यों से होकर बहती है? असम और मेघालय राज्यों से होकर यह बहती है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां कौन कौन है? दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, धनसिरी, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 769। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना समूह जो है भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। गोंडवाना में भारत का कितना कोयला निक्षेप पाया जाता है? 98%। क्लियर? और गोंडवाना रेक से जो बलुआ पत्थर प्राप्त होता है किस काम में आता है? इमारत बनाने के काम में आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 770। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है? तो हम बारी बारी से ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले असम और बिहार है। तो बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, जबकि छत्तीसगढ़ की सीमा
नेपाल से नहीं लगती है। क्लियर। सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। जबकि ऑप्शन डी में सिक्किम की सीमा लगती है और बिहार की सीमा भी लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 771 निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? अनुषंगी नगर के वर्ग में कौन सा आता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन कहलाता है। अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन किसे कहा जाता है? उन बड़े शहरों को कहा जाता है जिस पर आवश्यक कार्य और सेवाओं के लिए छोटे छोटे नगर जो है निर्भर रहते हैं। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 772 भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कहां पर? भारत में। नंदा देवी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की बात कर लिया जाए तो 23वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। किन 2 नदी घाटियों के बीच बहती है? गौरी गंगा और ऋषि गंगा नदी घाटियों के बीच यह बहती है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। नंगा पर्वत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर और हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत है। क्लियर। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। धौलगिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। क्लियर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। केटू काराकोरम रेंज में स्थित है और इसे गाडविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों अरावली श्रृंखला किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। नीलगिरी पर्वत की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। सारी बातें क्लियर होगी ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 773 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद नदी से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है दोस्तों जो कि पंचनद से संबंधित नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, चंबल जो है पंचनद से संबंधित नहीं है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है और पाकिस्तान होते हुए कहां पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में
रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास है। और इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 774। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत कितना है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 118 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मासिन राम में होती है। और मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता है कि भारत का सुंदर वन किसका उदाहरण है? शीतोष्ण वन का, सदाबहार वन का, ज्वारीय वन का या रोम सागरीय वन का? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन ज्वारीय वन का उदाहरण है। ज्वारीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसमें कौन कौन से वृक्ष उगते हैं? सुंदरी, इसी के कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। ताड़ और गरान पाए जाते हैं। ज्वारीय या मैंग्रोव वन की बात कर लिया जाए तो कहाँ पर ये पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, महानदी गोदावरी के डेल्टा में और कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 31 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 32 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।